आइए आपको मैं पेयजल के बारे में बताती हूँ। पेयजल, पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। क्या सभी स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य होता है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण और सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। कुछ घुले हुए लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, किंतु इनकी मात्रा यदि आवश्यकता से अधिक हो तो उन्हें जल से हटाया जाना चाहिए। कह सकते हैं कि सभी स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य नहीं होता है, उसे पीने योग्य बनाया जाता है। शहरों में पीने का पानी का वितरण करने के पूर्व जल शोधन संयंत्र द्वारा जल में उपस्थित निलंबित अशुद्धियों को और जीवाणुओं को दूर किया जाता है। जल में उपस्थित नुकसानदेह जीवाणु को दूर करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसी प्रकार घरों में यदि कुआं है तो कुएं के पानी को भी पीने योग्य बनाने के लिए उसमें भी विरंजक चूर्ण, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को लाल दवाई भी कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, इसकी थोड़ी सी मात्रा या फिर क्लोरीन की गोली का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल को उबाल करके भी कीटाणु रहित किया जाता है। घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिल्टर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग किया जाता है। और आजकल तो पराबैंगनी विकिरण के द्वारा भी जल को कीटाणु रहित किया जाता है। बहुत सी बीमारियां जो है वो जल के कारण ही उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जल में अशुद्धियों को दूर नहीं किया गया होता है और हम उसे पीने में उपयोग में लाने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जा सके। आसूत जल, आसूत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए इसी की आवश्यकता पड़ती है। आसूत जल किस प्रकार बनाया जाता है? तो आसूत जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म करते हैं और वाष्प में तथा वाष्प को संघनित करके जल में बदला जाता है। जब हम जल को गर्म करते तो किस रूप में निकलता है? वाष्प के रूप में ना। और फिर वही वाष्प जब संघनित हो जाता है अर्थात ठंडा होता है तो वो फिर से हमको जल के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसे आप घरों में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक आप बहुत बड़ा पात्र ले लीजिए और उसके ठीक बीच में आप एक भारी कटोरी रख दीजिए और अब पात्र में इतना पानी भरे कि कटोरी न तैरे। इस पात्र के ऊपर आप एक प्लास्टिक की सीट बांध दीजिए। कटोरी के ठीक ऊपर लगे प्लास्टिक पर एक छोटा पत्थर रखकर उपकरण को धूप में रख दीजिए। कुछ देर बाद प्लास्टिक सीट के नीचे कटोरी में जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं और यही आसूत जल है। आपको कटोरी में जल नहीं डालना है ना। आपने जो बड़ा पात्र लिया है उस पात्र के बीच में आपको कटोरी को रखना है और उस पात्र में आपको पानी डालना है। लेकिन ध्यान रखना कि कटोरी तैरना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है, जब धूप में आप इसको रखते हैं तो जल की जो बूंदें हैं प्लास्टिक सीट से किस में जमा होने लगती है? कटोरी में जमा होने लग जाती है। तो यही आसूत जल है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार आसूत जल एकत्रित किया जा सकता है। इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं और घरों में भी इस प्रकार हम आसूत जल प्राप्त कर सकते हैं। जल के भौतिक गुण, भौतिक गुण का तात्पर्य बाह्य रूप में हम यदि जल को देखें तो उसमें कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसके लिए एक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। अपने घर पर यदि कांच का गिलास है तो कांच के गिलास ले लीजिए और जल ले लीजिए और इसको भर लीजिए। कांच के गिलास में आप जल 3/4 भर लीजिए। अब परख नली या फिर जो भी कांच का गिलास आपने लिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है उसमें क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उसका रंग देखिए, गंध देखिए, स्वाद है, पारदर्शिता है, अवस्था है, ये सभी आपको अवलोकन करना है। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जली जीवों तक पहुंचता है ना। क्योंकि जल में जो पाए जाने वाले जीव हैं उन तक प्रकाश कैसे पहुंचेगा? तो जब वो जल से पारदर्शी होकर के अंदर प्रवेश करेगा तभी तो वो पहुंचेगा वहां तक। तो जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जो होता है वो जली पौधों तक पहुंच पाता है और उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक अर्थात बर्फ के रूप में जब वो जमता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर वो जमेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है
और बर्फ़ को ही यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दें तो वो फिर से जल में बदल जाता है और इसको बोलते हैं बर्फ़ का गलनांक। ध्यान देंगे इस बात पर, जल का हिमांक कहा था, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जल का गलनांक नहीं कहेंगे। बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अक्सर यहाँ पर बच्चे गलती कर बैठते हैं, गलनांक कहने पर वो 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। उनको लगता है कि गलन तो हो रहा है, लेकिन किसका गलन हो रहा है? बर्फ़ का गलन हो रहा है, इसलिए बर्फ़ का गलनांक कहेंगे। जल जब बर्फ़ के रूप में जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और जब हम उसी बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप में रखें तो वह जल में बदल जाता है, तो वो बर्फ़ का गलनांक कहलाएगा। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ़ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक, क्वथनांक का तात्पर्य है कि किस तापक्रम पर जल उबलने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल उबलने लगता है और ये भाप में बदल जाता है। इस ताप पर भाप को ठंडा करने पर वह फिर से किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। इस प्रकार जल का हिमांक, जल का क्वथनांक, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में गर्म क्षेत्र में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं ना? ठंडक के लिए। तो कूलर में जल को पंप द्वारा उसके 3 ओर लगी चटाई पर गिराया जाता है। सभी ने देखा है, आजकल सभी के घरों पर कूलर होता है। सामान्यतः गर्मियों के दिनों पर हम जब कूलर चलाते हैं तो इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं कि कूलर में जल जो है वो पंप के माध्यम से उसके तीनों ओर जो चटाई लगी होती है उस पर पहुँचाया जाता है, गिराया जाता है। हवा गीली चटाई में से अंदर आती है और जल का वाष्पीकरण कर ठंडी हो जाती है। हम कभी सोचते ही नहीं, हमको लगता है कि कूलर चल रहा है तो हवा ठंडी आ रही है। कैसे आई हवा ठंडी, कैसे हुई? तो वहाँ पर हुआ क्या? जल का वाष्पीकरण करने के पश्चात वो ठंडा होता है। कूलर में लगा पंखा जब चलता है तब वह इसी ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है और कमरा ठंडा हो जाता है। इस प्रकार पेयजल के क्या भौतिक गुण हैं और उसके हिमांक, क्वथनांक और बर्फ का गलनांक, इसके बारे में आप जाने। एक और क्रियाकलाप जिसमें आवश्यक सामग्री के रूप में बीकर, आसूत जल, मोटा गत्ता, कार्बन की छड़ें, बल्ब, तार, सेल और नमक। यहाँ पर बीकर में आसूत जल लेना है और मोटे गत्ते में 2 कार्बन की छड़ें लगा दीजिएगा। यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उस चित्र में आपको 2 कार्बन की छड़ें नज़र आ रही हैं। इन छड़ों को तांबे की तार की सहायता से सेल और बल्ब से जोड़ना है। जो इलेक्ट्रोड करके लिखा हुआ है चित्र में वो 2 कार्बन की छड़ें हैं और दोनों छड़ों को तांबे की तार की सहायता से सेल और बल्ब से जोड़ा गया है। क्या देखते हैं हम? क्या बल्ब जलता है? अब जल में 1 चम्मच नमक घोल देंगे और इसको फिर से दोहराएंगे इस प्रयोग को। क्या अब बल्ब जलने लग जाता है? तो आसूत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक ये 2 शब्द हैं। कुचालक का तात्पर्य होता है जिसमें विद्युत धारा सही से प्रवाहित नहीं होती है, उसको बोलते हैं कुचालक। और सुचालक का तात्पर्य होता है जिसमें विद्युत धारा भली प्रकार प्रवाहित हो जाए, उसे बोलते हैं सुचालक। यहाँ पर आसूत जल क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। किंतु लवण जब घोल दिया, लवण मतलब नमक, नमक घुल जाने के कारण विलयन क्या हो गया? विद्युत का चालक हो गया और बल्ब जलने लगा। अर्थात पहली स्थिति जब हमने उसमें कुछ भी नहीं घोला था तब बल्ब नहीं जलता है। तो वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि विद्युत का कुचालक है आसूत जल। लेकिन जब हमने उसमें नमक मिला दिया तो नमक मिलाने के पश्चात वह बल्ब जलने लग गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अब वह जल लवण युक्त हो गया है जिससे वह विद्युत का सुचालक हो गया और बल्ब जलने लगा। हमने देखा है बरसात के दिनों में कभी कभी खुले बिजली के तारों का गीले दीवार से संपर्क हो जाता है तो दीवार छूने से झटका लगता है। इसका कारण भी जल में घुले हुए लवण के कारण जल से विद्युत का प्रवाहित होना होता है।
जल एक अनोखा विलायक। अक्सर बहुत सारी चीज़ों को, पदार्थों को हम किस में घोलते हैं? जल में ही घोलते हैं। शक्कर घोलना है, नमक घोलना है, सामान्यतः घरों में अगर हमें कोई पदार्थ घोलना है तो हम जल का ही प्रयोग करते हैं। तो बहुतायत में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, इसीलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं। जब कोई विलायक में घुलता है तो जो मिश्रण बनता है उसको विलयन कहते हैं। यदि मैं आपको एक उदाहरण बोलूं कि आपने शक्कर लिया और पानी लिया, यहाँ पर विलायक कौन होगा? पानी, और विलेय क्या होगा? शक्कर। यानी जो घुलने वाला है वह विलेय कहलाता है और जो घोलने वाला है वो विलायक कहलाता है। तो जब कोई विलायक में घुल गया, अर्थात शक्कर किस में घुल गया? जल में घुल गया, तो एक मिश्रण बन गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। अब हम इसको विलेय और विलायक नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों एक घुल गए हैं, मिल गया है उसमें विलेय विलायक में, इसलिए अब हम उसको विलयन बोलेंगे। विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होगा? विलयन। तो यहाँ पर हमने जल के अनोखे गुण के बारे में आपको जानकारी दी। अब आगे आपको मैं अगले लेसन में समुद्री जल के खारेपन के बारे में और जल के कुछ असंगत व्यवहार है जल से संबंधित और जानकारी, कठोर जल, मृदु जल, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।